चैप्टर 82। अब आगे। पर उसी हॉल के कोने में मिष्टी सब कुछ सुन चुकी थी। शुभ का शक, डीएनए टेस्ट, और ये डरावनी संभावना कि सोना असल में श्रेया हो सकती है। उसके चेहरे का रंग उतर गया। आंखों में एक पल को अविश्वास, फिर अगली ही क्षण गुस्से की लपटें। वो धीरे धीरे पीछे हटी, किसी की नजर में आए बिना। उसके कदम तेज हो गए, दिल में हलचल और चेहरे पर उबाल। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कानों में अब भी अन्वी की आवाज गूंज रही थी। शुभ को लगता है कि सोना उसकी बहन है। दरवाजा खुलते ही मिष्टी ने अपने कमरे की लाइट ऑन की, और अगले ही पल धड़ाम उसका हाथ दीवार पर जा गिरा। पहली मार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर चोट के साथ उसके अंदर की सच्चाई और ज्यादा जहर बनती गई। नहीं, उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो मरी थी, मैंने देखा था। दीवार पर लहू की हल्की लकीर बन चुकी थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा, सांसें तेज, आंखों में आंसू और नफरत का सैलाब। कैसे जिंदा रह सकती है वो? उसने जोर से कहा। कैसे? जब मैंने अपनी आंखों से उसका अंत देखा था, जब सब खत्म हो गया था। वो आईने के सामने गई, अपने चेहरे को देखा, पसीने और गुस्से से भीगा हुआ, मानो हर सवाल उसके भीतर से निकलकर उसके चेहरे पर लिखा जा रहा था। अगर वो सच में वापस आ गई, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई, तो सब छिन जाएगा, शुभ भी, विराज भी, और ये जगह भी। वो धीरे से बिस्तर के पास गई। ड्रॉअर खोला, उसमें एक पुराना फोटो फ्रेम रखा था। फ्रेम में शुभ और एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी, वही श्रेया। उसने तस्वीर को घूरा, और एक ठंडी मुस्कान उसके होंठों पर आई। अगर किस्मत ने उसे जिंदा रखा है। उसने फोटो को धीरे धीरे दबाया। तो उसे अब मैं खुद मिटाऊंगी। कमरे की लाइट बंद हुई, पर अंधेरे में मिष्टी की आंखें अब भी जल रही थीं, जैसे कोई पुराना पाप फिर से जिंदा हो गया हो, और अब वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने का इंतजार कर रही हो। वशिष्ठ मेंशन के बगीचे में हल्के हल्के झोंकों के साथ बह रही थी। अन्वी भागती हुई शुभ के पास पहुंची, उसके चेहरे पर बेचैनी, आंखों में उम्मीद थी। वो लगभग हाँफते हुए बोली, शुभ, क्या रिपोर्ट आ गई? बताओ ना, क्या सोना ही श्रेया है? कुछ पल का सन्नाटा, फिर शुभ ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो वर्षों के दर्द को तोड़ती हुई आई थी। उसने एक लंबी सांस ली, फिर आगे बढ़कर डॉक्टर को गले लगाया। मेरी श्रेया, मेरी बहन जिंदा है। उसके शब्दों के साथ जैसे हवा में हलचल दौड़ गई। वेद और विराज जो अभी अभी बाहर आए थे, वहीं ठिठक गए। वेद ने कपकपाती आवाज में पूछा, शुभ, सच कह रहे हो ना? वो लड़की, वो सच में हमारी श्रेया है? शुभ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस सिर झुकाकर कहा, हाँ डैड, वो हमारी श्रेया है। विराज की आंखें भर आईं। उसका दिल धड़क उठा। वो बेटी, जो 10 साल पहले उनसे छिन गई थी, आज उनके सामने थी। शुभ ने अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए। उसने धीरे से बैक सीट का दरवाजा खोला। अंदर बैठी थी सोना, जो अब सिर्फ सोना नहीं, बल्कि श्रेया थी। वो छोटी सी, मासूम सी बच्ची जो कभी वशिष्ठ मेंशन की रौनक थी। उसके हाथ में एक चॉकलेट बार थी, और वो उसे खुशी खुशी खा रही थी। चॉकलेट का कुछ हिस्सा उसके गालों पर भी लग गया था, जिसे देखकर अन्वी के होठों पर एक नर्म मुस्कान आई। अन्वी आगे बढ़ी। धीरे से झुककर उसने श्रेया के गाल साफ किए, और फुसफुसा कर बोली, तुम सच में बहुत प्यारी हो। शुभ ने झुककर उसका हाथ थामा और कहा, चलो श्रेया, अब घर चलते हैं। सोना बोली, श्रेया नहीं, मेरा नाम सोना है। सोना। दोनों मेंशन की ओर बढ़ गए। पीछे पीछे विराज, वेद और बाकी सब खामोश खड़े रहे। हर किसी के दिल में तूफान था, खुशी का, हैरानी का, और अधूरे विश्वास का। विराज ने कुछ कदम आगे बढ़ते हुए देखा। वो वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही मासूम आंखें। बस अब उनमें मासूमियत के साथ एक अधूरापन भी था। उसकी पलकों पर नमी उतर आई। उसने चाहा कि आगे बढ़कर बेटी को गले लगा ले, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, श्रेया डरकर शुभ के पीछे छिप गई। उसकी छोटी सी आवाज निकली, दोस्त, दोस्त, इस अंकल को बोलो ना मुझसे दूर रहे। विराज वहीं रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। श्रेया ने शुभ की बांह पकड़ ली। हीरो, मेरा हीरो कहाँ है? हीरो मेरे साथ क्यों नहीं आया? विराज ने पीछे हटते हुए आंखें बंद की। उसका दिल जैसे चीख उठा। उसकी बेटी उसके सामने थी, पर वो उसे पहचानती नहीं थी। शाम की हवा अब ठंडी नहीं रही। उसमें एक अजीब सी कसक थी, जो हर किसी के दिल में उतर गई। सोना के छोटे छोटे हाथ शुभ का हाथ थामे हुए हिल रहे थे।
वो मासूम सी आंखों से ऊपर देखकर बोली, दोस्त दोस्त, मेरा हीरो कहाँ है? हीरो को बुलाओ ना। मेरा हीरो, मेरा हस्बैंड, मेरा हीरो चाहिए मुझे। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, मगर वो मासूमियत दिल को चीर देने वाली थी। वो रोने लगी, ठीक वैसे जैसे कोई 5 साल का बच्चा अपने खिलौने के लिए जिद करता है। उसकी रुलाई पूरे वशिष्ठ मेंशन के सन्नाटे को तोड़ रही थी। वेद और विराज दोनों वहीं खड़े थे, एक पिता और एक भाई, जो अपनी खोई हुई बच्ची को 10 साल बाद देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे। वो लड़की जो कभी उनकी आंखों का तारा थी, आज उनके सामने खड़ी थी। मगर अब उसका मन किसी और दुनिया में कैद था। वो उनके करीब होकर भी उनसे बहुत दूर थी। अन्वी ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे से बोली, सोना, हमें भी अपना दोस्त बना लो ना। ये अंकल भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, और ये वेद भी। मैं भी। क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी? सोना ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी पलकें भीग चुकी थीं। उसने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे मेरा हीरो चाहिए। वो जमीन पर बैठ गई, अपनी बाहें घुटनों के चारों ओर लपेट लीं, जैसे किसी को कसकर पकड़ लेना चाहती हो, किसी को जो अब वहां नहीं था। शुभ ने धीरे से झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा। सोना, फिक्र मत करो, उसने नरमी से कहा। तुम्हारा हीरो तुम्हें लेने जरूर आएगा। थोड़ी देर में अंश आएगा, ठीक है? तब तक तुम हम सबके साथ रहो, हमारे साथ खेलो। सोना ने आंसू भरी आंखों से शुभ को देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं, सोना को दोस्त नहीं चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द दिल में चुभ रहा था। सोना को बस अपना हीरो चाहिए। विराज की सांस अटक गई। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे यादों की कोई लहर उसे भीतर तक तोड़ रही हो। वेद ने उसका कंधा थामा, पर दोनों कुछ कह न सके। उस क्षण वशिष्ठ मेंशन की हवाओं में एक ऐसी चुप्पी छा गई, जो केवल टूटे हुए रिश्तों, अधूरी पहचानों और अधूरे प्यार की गवाही दे रही थी। शुभ ने सोना के आंसू पोंछे, धीरे से कहा, चलो अंदर चलें। पर सोना ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। नहीं, मेरा हीरो आने दो। उसकी आंखों में इंतजार था, वो इंतजार जो किसी का नाम नहीं जानता था, मगर किसी की धड़कनों से बंधा हुआ था। चैप्टर 83। अब आगे। शुभ ने झुककर सोना के गालों पर से आंसू पोंछे। वो अभी भी जमीन पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, आंखों में भीगी बेचैनी और होठों पर वही एक नाम, मेरा हीरो। शुभ ने धीरे से कहा, अच्छा चलो, अब ऐसे नहीं रोते। देखो, जमीन ठंडी है, यहाँ बैठोगी तो बीमार पड़ जाओगी। उसने कोमलता से सोना को बाहों में उठाया। सोना ने विरोध नहीं किया, बस उसकी गर्दन पर सिर टिका लिया, जैसे उसे किसी अपने के स्पर्श की तलाश थी। शुभ उसे गार्डन से अंदर हॉल में ले आया, और सोफे पर धीरे से बिठाते हुए बोला, अब ठीक है, अब जरा मुस्कुरा दो। सोना ने आंसू पोंछे, पर चेहरे पर वही खालीपन था। शुभ ने अपना फोन निकाला, नंबर डायल किया। लो, अपने हीरो से बात करो। जैसे ही फोन स्पीकर पर रखा गया, उधर से अंश की आवाज गूंजी, हेलो सोना। सोना की आंखें चमक उठी। वो तुरंत खड़ी हो गई, दोनों हाथों से फोन को जैसे गले लगाने लगी। हीरो, हीरो, जल्दी आओ ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उसकी आवाज में ऐसी मासूम गुहार थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही, फिर अंश की आवाज आई, अच्छा, अब तुम जल्दी से शुभ दोस्त के साथ डिनर करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आता हूँ। सोना ने नखरे में सिर झुकाते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस। अंश मुस्कुराया, हल्के से बोला, पिंकी प्रॉमिस। सोना ने अपनी नन्ही उंगली हवा में उठाए, मानो अंश को देख रही हो। तो तुम भी वादा निभाओगे ना? हाँ, लेकिन एक शर्त पर, अंश ने कहा। तुम शुभ की बात मानोगी, जिद नहीं करोगी? सोना ने हल्के से होंठ फुलाते हुए कहा, ठीक है, सोना नहीं करेगी जिद। फिर उसने फोन को अपने सीने से लगा लिया। बस जल्दी आना हीरो। शुभ एक पल को उसे देखता रह गया। उस मासूम चेहरे में एक टूटा हुआ अतीत था, एक ऐसी बच्ची जो समय से आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। अन्वी, विराज और वेद सब चुपचाप उस दृश्य को देख रहे थे। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जहां खुशी और दर्द दोनों साथ बैठ गए थे। मिस्ट्री उस बारिश के बाद गीले ग्रिल के सहारे खड़ी थी, उसकी उंगलियां लोहे की ठंडी रेखाओं में इतनी कसकर जमी थी कि नाखूनों के किनारे सफेद पड़ आए थे। नीचे बैठे लोग, उनका हल्ला, खुशी, राहत, सब उसके कानों तक धुंधले गुजर रहे थे। पर मिस्ट्री की दुनिया एकदम अलग थी। उसके आसपास की रोशनी जैसे किसी फिल्म की पृष्ठभूमि बनकर धीमी गति से ढल रही थी, सब कुछ रंगों में धंस रहा था और उसके भीतर का रंग तेज खुरदरा आग सा जल रहा था।
वो देख रही थी शुभ का चेहरा, वो आंसू, वेद और विराज की अतृप्त आंखें, अन्वी की नर्मता, और सबसे ज्यादा सोना। चॉकलेट चाट रही थी, मासूमियत की नकल में मुस्कुरा रही थी और अचानक अचानक एक बच्चे जैसी जिद पर रो पड़ती थी, हीरो हीरो। मिस्ट्री के भीतर कुछ टूटता हुआ सा गुंजा। उसके दिमाग में सवालों की फुहारें उठी जिनका कोई किनारा न था। कैसे कैसे ये बची हुई हो सकती है? कैसे कोई जिसे उसने आखिरी बार आग की लपटों में देख लिया था, फिर जीवन में लौट आए तभी जब उसने अपने आप को अंधेरे में दबाया था, जब उसने उस दर्द को अपना हथियार बनाया था। उसका गुस्सा स्याह और ठंडा था, ठोकरों की तरह ठोस, लेकिन साथ ही उसमें एक तारिका सी भी थी, ये समझदारी कि अभी अभी जो हुआ है वह खतरा नहीं है। सोना ने विराज को देखा, पर पलटकर उसके पास नहीं आई। उसने शुभ को अपना हीरो कहा, पर कोई खून का अलहदा रिश्ता पहचान की दीवार पार नहीं कर पाया। यह आसान बात नहीं थी, पहचान होना और अपनाना दो अलग चीजें थी। मिस्ट्री ने अपने होंठ हद मसल लिए। उसने खुद से कहा, जब तक वह लड़की उसे, उसके चेहरे को, उस पाप भरे अतीत को नहीं पहचान सकती, जब तक वह श्रेया को अपना पिता और माँ के गुनगारों की परछाई नहीं समझ पाती, तब तक उसकी कोई ताकत काम नहीं आएगी। मुझे इससे कोई खतरा नहीं, उसने अपने आप को दोहराया। यह एक ठोस वादा था, उस वादे के साथ उसने अपना हौसला भी जुटा लिया। पर जैसे जैसे ग्रिल से उसकी पकड़ ढीली होती गई, भीतर कुछ और भी जगने लगा, हिसाब का एहसास। पहचान की घड़ी अगर आ भी गई तो उसका बदला सावधानी से तय होगा। वह जानती थी कि घिसे पिटे तरीके काम नहीं आएंगे, इसे नरमी और शहादत दोनों के जरिए चलाना होगा। अभी नहीं, ठीक अभी सलाइन में भावनाएं भरी जा रही थी, लोग जुड़ रहे थे, भरोसे की डोरें बुन रहे थे, और डोरें जितनी पक्की बनेंगी उतना उसे कुरेना मुश्किल होगा। मिस्ट्री ने धीरे धीरे सांस ली और उंगलियां ग्रिल से उतार ली। उसके चेहरे पर अब खुली हुई आग की जगह सन्नाटा था, ठंडा, योजनाबद्ध, खामोश। उसने देखा, अन्वी मुस्कुरा रही थी, शुभ श्रेया के पास था, और विराज की आंखों में वही पुरानी पीड़ा थी जिसे शब्दों ने पिरोकर देखा नहीं था। उसने कदम पीछे खींचे और अपने कमरे की ओर चली, लेकिन उसके कदमों में अब कोई रहना नहीं थी। हर कदम के साथ उसके मन में नई रणनीति की रूपरेखा बन रही थी। जब तक वह नहीं पहचानती, ठीक है, उसने अपने दिमाग में कहा, पर जब पहचान करेगी, तब मुझे उसे, उन सबको, ऐसे सबक सिखाने हैं कि वे भूल न पाएं। रात का वक्त था, चौधरी हवेली के विशाल डाइनिंग हॉल में गर्मागर्म खाने की खुशबू फैली हुई थी। लंबी सी मेज के चारों ओर परिवार के सारे सदस्य बैठे थे। चांदी की थालियों में सजे पराठे, दाल मखनी, पनीर की सब्जी और सलाद की महक से पूरा माहौल एक घर घर जैसी गर्माहट से भर गया था। झूमर की सुनहरी रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे, पर एक चेहरा था जो उस रोशनी में भी कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था, अंशी। वह चुपचाप अपने थाल में दाल घुमा रही थी, मानो उसकी सोच कहीं और भटक गई हो। कभी पानी का गिलास उठाती, तो कभी रोटी का टुकड़ा तोड़ती, पर खाती नहीं। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद या कोई अनकहा भाव चल रहा था। रत्ना देवी, उन्होंने अचानक अंशी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ए अंशी, किस लड़के के ख्यालों में खोई बैठी है तू? दाल में नमक कम है क्या, या ख्यालों में मिठास ज्यादा? पूरा डाइनिंग हॉल एक पल को शांत हो गया। सबके चेहरे पर मुस्कान और हैरानी का मिश्रण था। अंशी ने सिर झटका, थोड़ा चौंकी, फिर हड़बड़ाई सी बोली, बुआ दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन सा लड़का? मुझे तो किसी का नाम भी नहीं पता। उसकी आवाज में झेप थी, पर गालों पर हल्की सी लाली भी, जो किसी की पैनी नजर से बची नहीं। रत्ना देवी ने तिलमिलाकर कहा, अरे, झूठ बोलने की भी हद होती है, बिटिया। जब से खाना शुरू हुआ है, तू बस दाल में चम्मच घुमा रही है। कोई लड़का नहीं तो फिर कौन सा भूत सवार है दिमाग पर? चैप्टर 84। अब आगे। रत्ना देवी ने तमतमा कर कहा, अरे मैं सच्चाई बोलती हूँ, और सच्चाई ये है कि इस लड़की के मन में कुछ चल रहा है। अंशी ने गहरी सांस ली, फिर संयमित होकर बोली, बुआ दादी, बस अब रहने दीजिए। मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही। आप सब तो बस बात का बतंगड़ बना देते हैं। इतना कहकर उसने अपनी थाली किनारे की और उठकर कमरे से चली गई। पीछे कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर नीति जी ने मुस्कुराकर कहा, बुआ जी, आप ना किसी को भी छोड़ती नहीं हैं। रत्ना देवी बोली, अरे बहू, मैं तो बस मजाक में कहा था, लेकिन देखो ना, भाग्य कैसे जैसे सच में किसी का नाम पकड़ लिया मैंने। सभी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, पर निशी, जो अब तक चुपचाप दाल परोस रही थी, बोली, बुआ जी, शायद काम का स्ट्रेस होगा। हॉस्पिटल में सारा दिन रहता है। डेड बॉडीज, रिपोर्ट्स, ऑपरेशन, सब कुछ अकेले संभालना आसान थोड़ी होता है।
रत्ना देवी ने ठहाका लगाया। अरे लाशों की चीर फाड़ करने का भी स्ट्रेस आता है क्या? आशी, जो अपनी सीट पर बैठी थी, अब तक चुप थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बुआ जी, लाशों की चीर फाड़ सबके बस की बात नहीं होती। इसके लिए दिल भी चाहिए और हिम्मत भी। अंशी दोनों रखती है, इसलिए काम करती है। रत्ना देवी ने एक लंबी की आवाज निकाली, जैसे उनकी बात पर आधा भरोसा हो आधा शक। फिर धीमी आवाज में बोली, हिम्मत तो है ही, तभी तो मैं कहती हूँ, ये लड़की किसी दिन किसी लड़के से ब्याह रचा खड़ी हो जाएगी। तुम बस देखना और मेरी बात याद रखना। रत्ना देवी आशी को घूरती हुई अपनी जगह से उठी। उनकी नजरें इस बार मजाकिया नहीं थी, उनमें एक अजीब सी कठोरता थी। कमरे में अचानक जैसे हवा थम गई। उन्होंने अपनी छड़ी मेज के किनारे टिकाए और भारी आवाज में बोली, बहुत बोलने लगी है तू, आशी। जब से इस हवेली में आए हैं, जुबान ज्यादा चलने लगी है। सभी एकदम चुप। नीति जी और सिमरन जी ने एक दूसरे को देखा, फिर राज जी कुछ बोलने ही वाले थे कि आशी ने धीरे से कहा, बुआ जी, मैंने तो बस सच ही कहा था। रत्ना देवी ने उसकी बात काट दी। हमारी पीढ़ी में बड़ों के सामने नजरें तक उठाने की इजाजत नहीं थी, और यहाँ ये लड़की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रही है। उनकी आवाज में झुंझलाहट कम और गुस्सा ज्यादा था। सिमरन जी उठी। बुआ जी, आप बैठ जाइए। आप तो हर छोटी बात पर गुस्सा कर लेती हैं। छोटी बात, रत्ना बोली, इस हवेली की औरतों में अब न आदर बचा है, न मर्यादा। ये आशी, पहले दिन से ही मुझे कुछ अलग लगती है। ना जैसे चौधरी खानदान की बहू हो, ना किसी की बहन। आशी के चेहरे पर चोट लगी सी दिखी, मगर उसने खुद को संभाला। अगर अलग लगती हूँ तो इसलिए कि मैं सच बोलती हूँ, बुआ जी। मैं दिखावा नहीं करती। रत्ना देवी का चेहरा तंग गया। बस यही बात कहती हूँ। यही जुबान किसी दिन तेरे लिए मुसीबत बनेगी। चौधरी हवेली की औरतें बोलती नहीं, सहती हैं। और तू। वो पास आई और अपनी छड़ी की नोक से मेज पर हल्की चोट मारते हुए बोली, तू जैसे तूफान है, जो एक दिन इस घर की नींव हिला देगा। पूरा कमरा सन। नीति धीरे से बोली, जी, अब रात काफी हो गई है। सब थक गए हैं। अंशी बालकनी की रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाए आसमान में फैले चांद को देख रही थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों को छेड़ रही थी, पर उसके भीतर का सन्नाटा हर हवा के झोंके को निगल रहा था। नीचे चौधरी हवेली में अब सन्नाटा था, बस किचन से कभी कभी बर्तनों की खनक सुनाई दे जाती थी। पर अंशी के कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, किस लड़के के ख्यालों में खोई है तू, अंशी। रत्ना देवी की तीखी आवाज जैसे बार बार उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो धीरे से बुदबुदाए, किसके ख्यालों में खोई हूँ, सच में किसके? उसकी निगाहें चांद पर थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था, शायद उसी की तरफ। सारांश, वो नाम उसके जहन में जैसे खुद ब खुद उभर आया। उसने आंखें बंद की और मन में वही सवाल गूंजा, क्यों बार बार वही याद आता है? क्यों हर बात में वही दिखता है? वो खुद से लड़ रही थी। क्या सच में मैं उसे पसंद करती हूँ? उसने धीमे से खुद से कहा, जैसे किसी ने सुन लिया तो राज खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस एक दोस्त है, या शायद। उसने लंबी सांस ली। शायद मैं खुद को झूठ बोल रही हूँ। सारांश की मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई, उसकी चुप्पी, सब कुछ जैसे उसके दिल की दीवारों पर उभर आया था। हल्के से मुस्कुराए, कितना सख्त है वो, पर कितना सच्चा भी। फिर अचानक उसकी मुस्कान थम गई। पर वो मुझे पसंद नहीं करता। वो तो किसी को भी अपने पास आने नहीं देता, जैसे उसके चारों तरफ दीवारें हों। अंशी का दिल भारी हो गया। वो रेलिंग से टिककर बोली, शायद इसलिए तो मैं उसे समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि उसके अंदर कौन सा दर्द है जो उसे सबसे दूर रखता है। नीचे से आशी की हंसी की आवाज आई। अंशी सोने नहीं गई अब तक। वो चौंक कर बोली, हाँ, आ रही हूँ। आशी चली गई, लेकिन अंशी वहीं खड़ी रही। उसने चांद की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, क्यों लगता है जैसे तुम ही जानते हो मेरे सारे जवाब। आंखों में नमी थी, पर होठों पर एक मुस्कान भी। उसे महसूस हुआ कि शायद दिल धीरे धीरे मानने लगा है कि जो उसके भीतर पल रहा है, वो किसी स्ट्रेस का असर नहीं, बल्कि एक एहसास का जन्म है। वो पलटकर कमरे के भीतर आई। टेबल पर रखी नोटबुक खोली, वही मेडिकल नोट्स वाली कॉपी। उसने नीचे एक लाइन लिखी, ग्रेटर देन, कुछ फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, जैसे किसी सर्जरी में दिल खुद से धड़कने लगे। वो मुस्कुराई, पेन बंद किया और धीरे से बोली, शुभ रात्रि, डॉक्टर सारांश।